वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो है आइडियल एकेडमी। फ्रेंड्स, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये एमसीक्यू सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अमूर्त संपत्तियों के संबंध में कौन सा लेखा मानक लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए है लेखा मानक 20, ऑप्शन नंबर बी 2 है लेखा मानक 21, ऑप्शन नंबर सी है लेखा मानक 24, ऑप्शन नंबर डी है लेखा मानक 26। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लेखा मानक 26, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है इनटेंजिबल एसेट, यानी इनटेंजिबल एसेट का जो मानक लेखा मानक मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है एएस, वो क्या है? लेखा मानक 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गैप GAAP का विस्तृत रूप क्या है? मतलब गैप का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संभावित हानियों के लिए आयोजन किस अवधारणा के अंतर्गत बनाए जाते हैं? मतलब जो फ्यूचर में हमारे लॉसेस होने वाले हैं इनका जो आयोजन पहले से ही करके रख लेना चाहिए, ये किस कॉन्सेप्ट में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उपार्जन अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रूढ़िवादिता की अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है लागत अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मिलान की अवधारणा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है रूढ़िवादिता की अवधारणा, ये ऑप्शन सही है। मतलब संभावित हानियों के लिए आयोजन जो है रूढ़िवादिता की अवधारणा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तपालन में निम्नलिखित कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पहचान, वर्गीकरण और सारांश, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पहचान, विश्लेषण और जांच, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पहचान, लिखना या वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा पुस्तपालन होता है जिसको इंग्लिश में बुक कीपिंग कहते हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहचान करना, फिर दूसरा उसे रिकॉर्ड करना यानी लिखना, फिर उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसमें कुछ व्याख्या दी गई है। पुस्तपालन में लेन देनों की पहचान, अभिलेखन और वर्गीकरण तक का कार्य किया जाता है। लेखांकन में सारांश और विश्लेषण का कार्य किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लेखांकन के उद्देश्य हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक लेन देनों का लेखा, ऑप्शन नंबर बी सही लाभ हानि की जानकारी, ऑप्शन नंबर सी सही आर्थिक स्थिति का चित्रण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो लेखांकन के जो उद्देश्य होते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और सी ये तीनों सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। लेखांकन में हम लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है? व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना और प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसकी इंफॉर्मेशन देना, आर्थिक स्थिति का चित्रण करना, ये सब लेखा मानक के उद्देश्य होता है लेखांकन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित प्रणाली है, मतलब जो डबल एंट्री सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है? अपूर्ण लेखा प्रणाली, दूसरा है इकहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है प्रयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी दोहरा लेखा प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठे के नीचे टिप्पणी यानी फुट नोट के रूप में दिखाया जाता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ऑप्शन नंबर ए द्विपक्षीय अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी आगम अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी उपार्जन अवधारणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पद्धति विश्व की प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है? ऑप्शन नंबर ए महाजनी बही खाता प्रणाली या पद्धति, ऑप्शन नंबर बी दोहरा लेखा पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इकहरा लेखा पद्धति, ऑप्शन नंबर डी रोकड़ लेखा पद्धति। जो तो हमारे भारतीय
पद्धति की जो विश्व में भी सबसे प्राचीनतम है और इंडिया में भी सबसे प्राचीनतम है वो कौन सी है? महाजनी बही खाता पद्धति। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आय व्यय मिलान संकल्पना पर आधारित लेखांकन आधार है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नगद आधार, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उपार्जन आधार, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अन्य आधार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, उपार्जन आधार। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेखा मानक यानी लेखा मानक 2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रोकड़ प्रवाह विवरण, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर डी लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी स्टॉक का मूल्यांकन वो सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेखांकन की नवीन शाखाएं हैं। एक मिनट। लेखांकन की नवीन शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सामाजिक लेखांकन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मानव संसाधन लेखांकन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है उत्तरदायित्व लेखांकन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेखांकन की किस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक लेन देन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए लागत अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी द्विपक्षीय अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा मापन अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी रूढ़िवादिता की अवधारणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी द्विपक्षीय अवधारणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पूंजी खाता व आहरण खाता किस अवधारणा के अंतर्गत बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता की अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी है मिलान अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी है उपार्जन अवधारणा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेखांकन की मिलान अवधारणा से आशय है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अवधि के लिए लाभ विक्रय आगम के साथ मिलना, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अवधि के लिए लाभ विनियोग आगम के साथ मिलना, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एक अवधि के खर्चे दूसरी अवधि के खर्चों से मिलने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है एक अवधि के खर्चे उसी अवधि के आगम से मिलने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक अवधि के खर्चे उसी अवधि के आगम से मिलने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस अवधारणा के अनुसार बकाया आय व व्ययों का लेखा उसी लेखा अवधि में हो जाने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उपार्जन अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी द्विपक्षीय अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी लागत अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है उपार्जन अवधारणा वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए संपत्तियों के अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर बी संपत्तियों का दोनों ऑप्शन नंबर ए दे रखा है संपत्तियों का अधिमूल्यन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है संपत्तियों का अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दायित्वों का अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है डूबत एवं संदिग्ध ऋणों का अवमूल्यन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है संपत्तियों का अवमूल्यन वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की डैश है। ऑप्शन नंबर ए लेखा शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी लेखांकन, ऑप्शन नंबर सी पुस्तपालन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पुस्तपालन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, पुस्तपालन। हमारा अगला प्रश्न है लेखांकन की सामान्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, ऑप्शन नंबर बी लेखांकन में केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा होता है, ऑप्शन नंबर सी है लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।